दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मैं लड़कियों के पास फोन देखती तो हसरत करती कि काश मेरे पास भी फोन हो। इस मकसद के लिए मैंने अपनी जेब खर्च से रकम भी जमा की, मगर मैं ना ले सकी कि अम्मी अबू ने इजाजत नहीं दी। 1 साल बाद जब मैंने 8वीं जमात एजाजी नंबरों से पास कर ली तो वालिद साहब ने पूछा, बोलो ऐमन, तुमको क्या तोहफा चाहिए? मैंने फौरन कहा, अब्बू जान, मुझको मोबाइल फोन ले दीजिए। वो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर मेरे शौक को देखते हुए उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझको मोबाइल लेकर दिया ताकि मैं अपनी सहेलियों से बात कर सकूं। बहुत खुश थी क्योंकि ये चीज मेरी मनपसंद थी। इस तोहफे को पाकर गोया मैं हवाओं में उड़ रही थी। इन्हीं दिनों स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। तभी हम सब ने फूफी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। हम पहली बार जा रहे थे क्योंकि इससे पहले हमारा कोई खास आना जाना नहीं था। अम्मी अब्बू और छोटी बहन के साथ में कराची पहुंचे। वहां सारे अजीज बहुत खुश होकर मिले। उन्हीं में एहसन भी था, जो मेरा सबसे खूबसूरत और खुशगुफ्तार कजन था। हम वहां 2 माह रहे। इस असना में मेरी और एहसन की अच्छी खासी जहनी हम आंगई हो गई। हम घंटों बातें करते और वो रोज हम लोगों को अपनी गाड़ी पर सैर कराने ले जाता। हॉक्स बे, क्लिफ्टन और कई पार्कों में गए। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त किस कदर हसीन था। उन लम्हात को मैं भी भुला नहीं सकती। जब हम कराची से रुखसत हो रहे थे, वो बहुत उदास था, जैसे उसे हमसे बिछड़ने का बेहद गम हो। जब गाड़ी चलने लगी, वो कहने लगा, ऐमन, मुझको अपना मोबाइल नंबर दे दो और मेरा नंबर ले लो ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। मैंने कहा ठीक है, तभी उसको नंबर दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो मेरा नंबर क्यों मांग रहा है। जब वापस अपने शहर आ गई तो यूं लगा जैसे दिल खाली खाली है, जैसे अपनी कोई बहुत कीमती चीज कराची भूल आई हूं। ये दरअसल एहसन के साथ गुजारे हुए दिनों की याद थी, जो मुझको चैन नहीं लेने दे रही थी। अब दिन रात मुझको उसकी याद सताने लगी। फोन पर बात होती तो कुछ चैन मिलता, वरना किसी काम में दिल ही नहीं लगता था। 1 माह तक हम यूं ही बातचीत करते रहे, मगर उसके बाद एक रोज अचानक ही एहसन ने अपना फोन बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान थी, हर वक्त फिक्रमंद और उदास रहती कि खुदा जाने क्यों फोन बंद किया है। जबकि एक दिन बात ना होती तो वो शिकवे करने लगता था। खुदा खैर करे। मैं देर ही देर में दुआ करती रही। 1 हफ्ता गुजर गया कि मैं नीम मुर्दा सी हो गई, मगर शुक्र के फिर उसका एसएमएस आ गया, ऐमन कैसी हो? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर मैं कैसी हो सकती हूँ? उसने कहा, क्या मतलब? छोड़ो, तुम सुनाओ कि तुम कैसे हो? मैंने टालते हुए कहा, इतने दिन से फोन क्यों बंद किया हुआ था? मेरा मोबाइल खराब हो गया था, उसने बताया। फिर अचानक ही एक अनोखी बात कह दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने बेसाख्ता कहा, हाँ, और फिर खुद ही शर्मसार हो गई। ऐमन, ये दिन मैंने कैसे गुजारे क्या बताऊं? मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एहसन के बेख्तियार मुंह से निकल गया, लेकिन एहसन, फूफी तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। तभी उसने कहा, हाँ ऐमन, घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे उसका ख्याल मेरे दिल में घर करता गया।
फिर ये हाल हुआ कि जिस रोज उससे बात ना होती, खूब रोती, ना खाती और ना कुछ पीती, बस सिसकती ही रहती। मैं उसके लिए जान तक देने का सोचने लगी। अक्सर उससे बस एक ही सवाल करती, एहसन हमारी शादी कब होगी? क्या तुमने फूफी से मेरे बारे में कुछ कहा? वो कहता, कह दूंगा, पहले तुम तालीम तो मुकम्मल कर लो और मैं भी तालीम मुकम्मल करके जॉब पर लग जाऊंगा। कर्ज इस तरह की बातों में 1 साल गुजर गया। इस बार स्कूल में 10 दिनों की छुट्टियां हो गई, तो मैंने फौरन फूफी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया और अम्मी से जिद करके वहां जाकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर मुझे एक बहुत ही बड़ी खबर सुनने को मिली कि एहसन की शादी अचानक ही अपनी खालाजाद से हो गई है। अम्मी ने पूछा, हमें बुलाया क्यों नहीं? तो फूफी वजाहत करने लगी कि बस लड़की वालों की वजह से जल्दी में शादी करनी पड़ी और हम किसी को ना बुला सके, लेकिन कुछ दिनों बाद धूमधाम से वलीमा करेंगे और सबको बुलाएंगे। ये खबर सुनकर मैं बेहाल हो गई। अम्मी ने पूछा, दूल्हा दुल्हन किधर है? फूफी ने बताया कि वो हनीमून मनाने मरी गए हैं। ये सुनकर मैं कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके खूब रोई। अगले रोज एहसन और हादिया आ गए। मैंने मौका पाकर उससे पूछा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कहने लगा, मैं बेकसूर हूं ऐमन, क्योंकि 2 साल पहले अम्मी ने हादिया को पसंद कर लिया था। जब मैंने तुम्हारे लिए उनसे कहा तो वो बहुत नाराज हुई। तभी अम्मी की खुशी की खातिर मुझको उनका हुक्म बजा लाना पड़ा। क्या करता, माँ को नाराज कैसे करता? ये एहसन की तावीलें थी। रात को थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया तो मैं हादिया के पास जा बैठी और उसे पूछा कि क्या आप दोनों की पसंद की शादी है? तभी उसने नखवत से फरमाया, हम 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी मंगनी को भी 3 बरस हो चुके हैं। जहां तक तुम्हारा मामला है तो मुझे इल्म था कि एहसन से तुम फोन पर बातें करती हो। इस बात पर मेरा एहसन से झगड़ा भी हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं मोबाइल पर चाहे लाख लड़कियों से बातें करूं, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा। भला फोन पर बातें करने वाली लड़कियों का क्या भरोसा? जब मुझसे चैट कर सकती हैं तो दूसरे लड़कों से ताल्लुक रखने में क्या शर्म करती होंगी? इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी करूंगा। हादिया ने हकारत से कहा। तो मुझको ऐसा लगा कि वो मुझको अपने पाँव की जूती समझती है। दिल और भी खून हुआ उससे बात करके। नाहक खुद को मजीद उसकी नजरों में गिराया कि वो तो उसकी दुल्हन थी और मैं एक सवालिया निशान थी। उसकी बातों पर मैं खजालत से गड़ गई थी। यकीन ना आता था कि एहसन ने कजन के होते हुए क्यों मुझे धोखा दिया। जब दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका और जिंदगी फजूल शय नजर आने लगी, तब अब्बू की बात याद आई कि बेटी कोई और तोहफा ले लो मगर मोबाइल ना लो। लड़कियों के लिए ये तोहफा अच्छा नहीं होता क्योंकि अभी तुम कम उम्र हो। सोचती थी मेरे पास ना मोबाइल होता और ना मैं इस तबाही में पड़ती। बेशक ये काम की चीज सही, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जिंदगी बर्बाद कर सकता है, खुसूसन लड़कियों के लिए। इस बार हम 6 दिन वहां ठहरे थे, मगर ये 6 दिन मेरे लिए 6 सदियों के बराबर हो गए। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने उसकी दुल्हन के साथ हंसते बोलते देखना किसी तरह भी मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। सोचती थी नाहक कराची का सफर किया, फूफी के घर से क्या मिला?
दामन में अंगारे ही भर कर लाई। अपने शहर वापस आ तो गई, मगर किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार मोबाइल उठाती थी और बगैर नंबर मिलाए रख देती थी। उंगलियों को एहसन का नंबर मिलाने की आदत जो पड़ गई थी, मगर उस बेवफा ने तो एक बार भी पलट कर फोन ना किया कि तुम कैसी हो और किस हाल में हो। जो किसी से प्यार नहीं करते वो उसका ख्याल भी नहीं करते। वो हादिया के साथ अपनी नई जिंदगी की खुशियों में मगन था, क्योंकि उसकी बीवी उसकी पसंद भी थी। मेरे साथ मोबाइल पर बातें महज दिल लगी थी। ये नहीं सोचा कि उसकी दिल लगी किसी की जान भी ले सकती है। जिस शख्स से धोखे की तवक्को ना थी, उसने धोखा दे दिया। अब तो दोस्ती के लफ्ज से भी मुझको खौफ सा आने लगा था। जबकि दिल की ऐसी कैफियत हो तो इंसान को उस वक्त सबसे ज्यादा दोस्त की ही जरूरत होती है। मैंने दोस्ती से एहतियात बरती, फिर भी एक लड़की से दोस्ती हो गई जिसका नाम बानो था, और वो हमारे बराबर वाले मकान में आकर सुकूनत पजीर थी, जो अरसे से खाली पड़ा था। पहले ये लोग गांव में रहा करते थे, मगर पिंडी आना जाना रहता था। बानो के 3 भाई थे और वो उनकी इकलौती बहन थी। शुरू में वो कम आती जाती, मुझको बहुत दिल गिरफ्ता पाया तो ज्यादा आने जाने लगी। कुछ लोगों को खुदा की तरफ से किसी की गम गुसारी करने का मलका हासिल होता है। बानो भी उन्हीं लोगों में से थी। उसने निहायत तवज्जो और तरीके से मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और मैंने उसको अपना गम गुसार ही नहीं, राजदार भी बना लिया। उसने मुझको तसल्ली दी और प्यार दिया तो दिल से मनोबोझ हल्का हो गया। उसके साथ वक्त कटने लगा। जब वो आ जाती तो मैं बेवफा एहसन की बातें करती, यादें दोहरा लेती, तो मुझे सुकून मिल जाता। पहले तो मुझे सिर्फ अपना दुख ही सबसे गिरा लगता था। किसी और को भी कोई दुख होगा ये जानने की सही ना की। लेकिन जब बानो से खूब गुर्बत हो गई तो एक रोज उसे रंजीदा पाकर मैंने तवज्जो की और पूछा, बानो तुम भी चुप रहती हो, बताओ तो सही तुम्हें क्या दुख है। पहले तो उसने टालना चाहा, मगर मेरे इसरार पर बताया, जिन दिनों में स्कूल में पढ़ती थी इकराम भी साथ पढ़ता था। वो हमारे पड़ोसी चाचा इनाम का बेटा था और हम बचपन में इकट्ठे खेलकर बड़े हुए थे। चूंकि हम दोनों का बचपन था, इसलिए जिंदगी की ऊंच नीच के बारे में इतना नहीं जानते थे। यूं कहिए कि बस हमारी दोस्ती मासूम सी थी। मैंने मैट्रिक पास किया तो खाला इंग्लैंड से आ गई और उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। अम्मी अब्बू ने फौरन हाँ कर दी। मैं आसिम से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं खाला की बहू बनूं और इंग्लैंड जाऊं। लिहाजा उनके आगे मेरी एक न चली। यूं मेरी शादी आसिम से हो गई। मेरी शादी से इकराम को धचका लगा, लेकिन क्या करता वो, बस देखता रह गया। इंग्लैंड जाकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। नया माहौल, नया मुल्क था। फिर आसिम भी मुझसे राजी ना था। यहाँ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थे। वो सारा वक्त उनके साथ गुजारता और मैं मशरकी माहौल की परवरदा सब कुछ खुली आंखों से देखकर भी चुप रहती थी। इन हालात में क्या कोई लड़की खुश रह सकती है? मुझे आसिम के साथ जिंदगी गुजारने पर कोई खुशी ना मिली। मैं बेहद नाखुश रहने लगी। यूं एक दिन जब दिल बहुत अफसुर्दा और घटा हुआ था, मैंने इकराम को फोन कर दिया,
क्योंकि उसने मुझे शादी में मोबाइल तोहफे में भेजा था, जिसका मतलब था कि मुझको फोन करना। अब जब मैं तन्हा होती, इकराम से फोन पर बातें कर लेती, जिससे दिल हल्का हो जाता था। ऐसी बातें नहीं छुपती। एक रोज मैं रो रो कर इकराम को अपने दिल का हाल सुना रही थी कि मेरे शौहर ने वो बातें सुन ली। बस फिर क्या था, उसने खूब झगड़ा किया। दरअसल वो मुझको तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा था और कोई बहाना उसके हाथ नहीं आ रहा था। मैं उसकी माँ की पसंद थी और खाला मुझे ब्याह कर लाई थी। आसिम तो मुझसे शादी का आरज़ूमंद था ही नहीं। बस इस बात पर कि मैं इकराम से फोन पर बात कर रही थी, शौहर ने मुझको तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दी गई, मेरी शादी को 8 माह हुए थे। उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। जब तलाक की वजह बताई गई तो मेरे वालिदैन भी चुप हो गए। वो क्या करते, तलाक की वजह से हर कोई अफसुर्दा था और कोई खुश था तो वो इकराम था। ताहम मेरे घर वाले अब इकराम को सख्त नापसंद करने लगे कि जिसकी वजह से मुझको तलाक हुई थी। इकराम में एक बहुत बड़ी खराबी थी कि उसको मेरी इज्जत की कोई परवाह न थी। वो हर जगह बैठकर मेरी और अपनी बातें करता रहता था। ताहम मुझको उसकी कोई खामी नजर नहीं आती थी। बस एक बात सोचती थी, अब तो मुतल्लका हो चुकी हूँ, वो जैसा भी है उससे प्यार करूंगी। शायद उसके साथ शादी हो जाने से जिंदगी संवर जाए और मैं पिछला दुख भुला दूं। मेरे लिए 2-4 रिश्ते आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इकराम की वालिदा भी आई, मगर मेरे वालिदैन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये कोई काम नहीं करता, लिहाजा हम इस बेरोजगार लड़के को भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे, जबकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। इकराम और मैं कभी कभी मिलते थे। उनके घर की छत से हमारे मकान की छत बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लिहाजा जब सब सो जाते, हम दोनों अपनी अपनी छत पर चले जाते और बातें करते। मैं कहती थी, इकराम मुझे नहीं लगता कभी हमारे घर वाले मानेंगे। वो हरगिज मेरी तुमसे शादी ना करेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हुई है। तब वो कहता, बानो तो फिर ऐसा करो, हम घर से निकलकर शादी कर लेते हैं। बिलाखिर वालिदैन ने इकराम के घर से दूरी की। उसकी खातिर वो घर बेच दिया और हम लोग यहाँ आ गए हैं। सारा दिन बानो हमारे घर रहती थी। वो मुझको अपनी सारी बातें बताती। बानो का एक कजन पिंडी में रहता था, जिसका नाम अरसलान था। वो भी उनके गांव का था, लेकिन बाद में वो शहर आ गया। अरसलान काफी खूबसूरत और बानो से उम्र में 5 बरस छोटा था। ताहम दोनों कजन आपस में खूब घुल मिल गए और उनकी दोस्ती हो गई। अरसलान चूंकि इकराम का भी दोस्त था, लिहाजा वो बानो के बारे में सब कुछ जानता था। वो हमेशा उसको यही हिदायत करता था कि बेशक तुम मुतल्लका हो और अफसुर्दा भी रहती हो, ताहम अक्ल से काम लेना और कोई गलत कदम मत उठाना। जो भी कदम उठाओ, अपने वालिदैन की रजामंदी और मर्जी से उठाना। अरसलान का ये इखलास दोस्ती के और मोहब्बत के जज्बे में तब्दील हो गया, मगर वो उससे 5 बरस बड़ी थी, इसलिए अरसलान ने इस जज्बे को दिल में दबा लिया और उसके सामने इजहार की जुर्रत ना कर सका। एक दिन अरसलान हमारे घर भी आया। तब उसने मुझे बता दिया कि वो बानो को पसंद करता है, मगर ताकीद की कि ये बात बानो को ना बताना। तभी मैंने सोचा कि ये कैसा बुज़दिल है, प्यार भी करता है और बानो पर जाहिर भी नहीं करना चाहता। कैसी अजीब सोच थी उसकी। उधर इकराम की अम्मी मुसलसल बानो के वालिदैन को मना रही थी और मिन्नतें करती थी कि बानो का रिश्ता दे दो। जब वो नहीं माने तो इकराम मायूस हो गया।
उसने बानो को उकसाया कि तुम मेरे साथ निकल चलो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसने घर से भागकर शादी करने का मंसूबा भी बना लिया और बानो से कहा कि फलां वक्त फलां जगह आ जाना। बेवकूफ बानो उसकी बातों में आकर मुकर्रा वक्त वहां गई, मगर इकराम नहीं आया। जब वो काफी देर तक ना लौटी तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने सुनगुन ली तो इकराम के एक दोस्त ने राज फाश कर दिया और बताया कि बानो रेलवे स्टेशन गई है। वो भागे भागे गए। शुक्र है कि वो किसी गाड़ी में सवार ना हुई थी। वो खवातीन की इंतजार गाह में बैठी मिल गई। भाई उसको पकड़ कर ले आए। बाप ने घर में 4 दिन बंद रखा कि भाई उसको मार ना दें। भाइयों का इरादा उसको मार डालने का ही था। आखिरी बार वो मुझसे उस वक्त मिली जब वो घर से जा रही थी, मगर उसने मुझे भी ना बताया था कि कहाँ जा रही है, क्योंकि उसको तो जाने की जल्दी थी। बहरहाल भाइयों का गुस्सा ठंडा ना हुआ और मौका मिलते ही उन्होंने बानो को मारना चाहा। पिस्तौल की 2 गोलियां उसकी टांगों पर लगी और वो मौत-ओ-जीज़ की कश्मकश में मुब्तला हो गई। वालिदैन उसको अस्पताल ले गए। जब हमको पता चला, हम सब भी काफी परेशान हुए। मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। दुआ कबूल हुई। बानो को होश आ गया और डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बचा ली। लेकिन अब वो बहुत शर्मिंदा थी। अपने घर वालों से किसी से आंख ना मिल सकती थी। ताहम उसने होश में आकर पुलिस वालों को ये बयान दिया कि मुझे इकराम ने मारा है, क्योंकि वो अब उससे नफरत करने लगी थी। तब इकराम कहीं भाग गया और रोपोश हो गया। बाद में वो वापस आ गया, क्योंकि सारा मोहल्ला जानता था कि उस लड़की को उसके भाई ने मारा था। अब बानो तन्हा हो गई। वो जो पहले मेरी गमगुसार थी, उसको मेरी गमगुसारी की जरूरत थी। मैं घर वालों के खौफ की वजह से ज्यादा उसके पास नहीं जा सकती थी। इकराम ने बेवफाई की। घर वाले भी उससे नफरत आमेज बातें करने लगे। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसे में अरसलान के वालिदैन आ गए और कहा कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहते हैं। सभी हैरान रह गए कि एक घर से भागी हुई मुतल्लका और मजरूब लड़की से अरसलान, जो कि उम्र में भी छोटा था, अपने से ज्यादा उम्र की खातून को अपनाना चाहता था। आखिर क्यों? क्या महज हमदर्दी की वजह से, या वाकई उसको बानो से मोहब्बत थी? अरसलान ने बहुत यकीन दिलाया, मगर बानो ने यही सोचा कि ये नादानी कर रहा है, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटा है, इसको जिंदगी का इतना पता नहीं। उसने इनकार कर दिया। ताहम बानो के वालिदैन ने उस रिश्ते पर हाँ कर दी। अरसलान बहुत खुश था। कहता था कि मैं बानो को इतना खुश रखूंगा कि वो माजी के सारे दुख भुला देगी। शादी की तैयारियां होने लगी थी कि कुछ दिन बाद ही सब कुछ उलट हो गया। इंग्लैंड से बानो की खाला आ गई और कहने लगी कि हम अपनी बहू को लेने आए हैं, कि आसिम ने तलाक 1 बार दी थी, 3 बार नहीं दी थी। बहरहाल फिर निकाह हो गया और बानो के घर वालों ने यही सोचा कि अपने घर चली जाए तो अच्छा है। लड़की पर एक बार घर से भागी हुई का लेबल लग जाए तो लड़की के इस जुर्म को कोई माफ नहीं करता। बानो को वापस भेजने की तैयारियां होने लगी तो वो काफी परेशान थी। अरसलान भी बेहद अफसुर्दा था। वो मेरे घर आई तो कहने लगी, मैं अपने से ज्यादा अरसलान के लिए दुखी हूं, क्योंकि वो बेहद परेशान है। कहता है तुम मुझसे कितनी दूर चली जाओगी। ऐ काश तुम्हारी खाला ना आती और हमारी शादी हो जाती। बानो के जाने से पहले अरसलान ने उसको मोबाइल ला कर दिया कि मुझसे कभी कभी बातें कर लिया करना।
लेकिन बानो ने ये कहकर कबूल नहीं किया कि मोबाइल एक ऐसा तोहफा है जिससे अक्सर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बस अगर किसी लड़की से सच्चा प्यार है तो उसकी इज्जत भी बहुत अजीज होनी चाहिए कि वो आपकी वजह से मुआशरे में बदनाम ना हो। बानो चली गई और मैं आज भी सोचती हूँ कि उसका गम मुझसे बड़ा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा हौसले वाली थी। दुआ करती हूँ मेरी दोस्त बानो जहां भी हो खुश हो। लड़कियों, ये कहानी आज आपके लिए थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी से तमाम लड़कियों को बहुत गहरा और बहुत अच्छा सबक मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका हामी और नासिर हो।